बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमेशा की तरह जो है वो हमने एक बड़ी अच्छी किताब आपके लिए जो है वो उसका इंतखाब किया है, और किताब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑथर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थॉमस पिकटे की किताब है टाइम फॉर सोशलिज़म। तो हर दफ़ा जो है वो उमर साहब जो है ये प्रिवेल करते हैं और ये किताब सेलेक्ट कर लेते हैं। इस दफ़ा जो है वो मैंने ज़बरदस्ती ये किताब इनसे जो है मुंतखब करवाई है। तो पहले आप उमर साहब बताएं कि आप क्यों नहीं ये अभी तक अलाउ कर रहे थे, फिर मैं ये बताता हूँ कि क्यों अलाउ किया हमने। नहीं, मुझे इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं था। अच्छा, मुझे तो सिर्फ जो है मेरी, और मैं प्रिवेल तो नहीं कर रहा, मैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, ईज़िली कन्विंस्ड हो जाते हैं। तो चूँकि आप, मेरा ये ख्याल है कि जब हम इल्म की मुतलाशी हों तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो डिस्कशन है वो जनरल होनी चाहिए, ऑल दो इश्यूज़ जो हैं वो टेक्निकल हों। तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टेक्निकल किताबें, खुसूसन चूँकि हमारा ज़्यादा ये है कि स्टूडेंट्स को भी इंगेज करें, तो वो बाज़ दफ़ा थोड़ी मतलब कॉम्प्रीहेंशन का इशू बन जाता है। वरना मैं और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम तो शायद JS मिल से कीन्स तक आपकी सरबराही में मैं कर लूँ, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है हमने उनको इंगेज करना है। बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये कि पिकेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तो रिकमेंडेशन इससे ज़्यादा ज़ख़ीम किताब थी, तो लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जाती मेरा ख्याल। इसमें ना मैं थोड़ा सा बताता हूँ जो रीज़न मैं इसको, एक तो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी हम बताना चाहेंगे, उसका तारुफ भी करवाना चाहेंगे। थॉमस पिकेटी जो है, जब हम बुक आर रखते हैं तो हमारी एक कोशिश ये होती है कि उस किताब में आथर को भी इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि आप उस आथर के और भी आइडियाज़ को पढ़ सकें। सो थॉमस पिकेटी जो है वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है और 2014 में उसकी किताब आई कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। उससे पहले उसकी रिसर्च थी, लेकिन इतना सेलिब्रिटी इकोनॉमिस्ट नहीं था जितना वो जो है वो अपनी उस कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के बाद बना। उसके बाद जो उसकी दूसरी किताब है वो कैपिटल एंड आइडियोलॉजी है, और तीसरी जो है वो ये वाली है। ये किताब जो है ये कलेक्शन, हाँ ये तो तीसरी किताब है, ये कलेक्शन ऑफ उसके कॉलम्स हैं और एसेज हैं। तो ओरिजिनल रिसर्च नहीं है ये, ओरिजिनल रिसर्च पिछली दोनों बुक्स में है। जो उसकी पहली किताब थी वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट हुई कि एक बड़े अरसे से जो दुनिया के अंदर एक इकनॉमिक सिस्टम निज़ाम चल रहा था, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई थी, कंसेंसस डेवलप हो चुका हुआ था कि जब इकोनॉमीज़ ग्रोथ करती हैं तो ओवर द टाइम इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। वो कहाँ से कंसेंसस आया? वो जो लोग इकोनॉमिक्स को, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, उन्हें पता है कि एक इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम है साइमन कुज़नेट। सो साइमन कुज़नेट का एक बड़ा फेमस कर्व है कि जब इकोनॉमीज़ ग्रो करने लगती हैं तो इकोनॉमीज़ इनिशियली जो है वो इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर वो प्लेटियो आ जाता है, उसके बाद जो है वो इनइक्वालिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सो थॉमस पिकेटी ने ये जो काम है ये उसने 20th सेंचुरी नहीं, उसने जो है वो 19th सेंचुरी के डेटा के ऊपर ये काम किया और वर्ल्ड वार तक उसने ये डेटा एनालाइज़ किया और उसकी बेस पे उसने ये कंक्लूजन निकाला। सो जो थॉमस पिकेटी है, इसने वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया का डेटा उसके साथ शामिल किया और उस डेटा में निकाला, और उसने कहा कि ये ऐसी बात नहीं है। और उसके अंदर जो है वो आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं जस्ट ऑथर का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम उसके उस आर्ग्यूमेंट पे भी आएंगे जो मेन आर्ग्यूमेंट था। सेकंड जो है वो जो बुक उसने उस किताब में उसका जो डेटा था वो यूरोपियन कंट्रीज़ का और अमेरिका का था, जो पहली किताब आई। फिर उसने एक सेकंड किताब लिखी जिसमें कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में उसकी जो रिसर्च है, उसने कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूड किए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, ऐसे कंट्रीज़ भी इंक्लूड किए। और उसने फिर भी शो किया कि इनइक्वालिटी जो है वो ओवर द टाइम सीवियर होती जा रही है। सो ये फिनोमिनल काम था थॉमस पिकेटी का। अच्छा, ऐसा था कि इकोनॉमिक्स से बाहर वाले प्रोफेशंस में, सोशल साइंसेज में किसी हद तक ये बिलीफ मौजूद था और वो हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। तो थॉमस पिकेटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने इनइक्वालिटी का एजेंडा जो है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में दोबारा से ले आया। सो नाउ दिस इज़ थॉमस पिकेटी। हम मज़ीद जाके उसके आर्ग्यूमेंट्स पे बात भी करेंगे। तो ये किताब जो है, जो उसके पिछले दोनों किताब और उसकी बाकी रिसर्च है, उसको बड़े सिंपल अल्फाज में, एसेस की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में उसने लिखा हुआ है। सो मेरा इस किताब को सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये था कि जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, दे वांट टू नो आइडियाज़ ऑफ थॉमस पिकेटी, तो एटलीस्ट दिस इज़ एन ईजी रीड फॉर देम।
अगर आप कैपिटल इन द 21st सेंचुरी उठाएंगे, इतनी मोटी किताब है, वो देख के ही पीछे हट जाएंगे। अगर पढ़ने लगेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पर रिग्रेशन, इकोनॉमिक्स के डेटा एनालिसिस की बातें आएंगी जो नॉन इकोनॉमिस्ट हैं वो कहेंगे नहीं समझ आ रही। बट दिस बुक इज़ वेरी गुड, तो दिस इज़ द रैशनल फॉर पिकिंग अप दिस बुक। तो हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उमर साहब आप बताएं, इस किताब के बारे में आते हैं। देखिए, कुछ पिछली चीज़ पे फिर वापस जो आएंगे। पॉलिसी है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन। तो एक पार्ट तो है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। तो अरसे से ये था कि जो 20th सेंचुरी की ग्रोथ है उसने इक्वालिटी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और जहाँ पे प्रॉब्लम को रह गई उसमें फिर स्पेशल मेजर्स आए, सोशल सेक्टर की रिफॉर्म्स आई और प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। और उसके काउंटर में एक बहुत ही बड़ी क्या कहें आइडियोलॉजिकल मूवमेंट थी जिसके पायनियर हाइक और फ्रीडमैन हैं। उन्होंने तो इसको प्रॉब्लम माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी आई तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन गया क्योंकि लोगों की वोटर्स और लेजिस्लेशंस आ गई। तो पहली बात तो ये थी कि अब शायद ही कोई ये कह सके कि ये प्रॉब्लम है। हम एक बहुत बड़े राइटर को बीच में मिस कर गए, उन्होंने भी इसको और तरह से लिया, अमर्त्य सेन। और उन्होंने एंडाउमेंट पे जो काम किया वो इन अ वे एम्पावरमेंट और राइट्स का काम था जो कि इक्वालिटी को अफेक्ट करता था या इक्वालिटी की डिपिक्शन थी। तो अब एक तो ये इन्होंने जो कैपिटल है जो किताब उसमें प्रॉब्लम का अहाता किया और उन्होंने कहा जी कि स्पेशली जो 1975 है उसके बाद से इक्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सिचुएशन ख़राब हो रही है जो कि कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट जा रहा था क्योंकि 80s से 90s बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। एटलीस्ट 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो प्रॉब्लम की हद तक तो ये बात ठीक है। जहाँ पे बात आती है ना सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन की फील्ड बड़ी कंटेस्टेड है। तो अब वो सोल्यूशन फिर जब आपका कैपिटलिज्म फेल होता है तो सोल्यूशन जो रेडीमेड है वो सोशलिज्म की तरफ जाने को दिल चाहता है। लेकिन सोशलिज्म की तरफ जाने को दिल चाहता है पर दिमाग उसकी तरफ नहीं जाने देता। तो कहते हैं कि अगर यंग हो तो आप सोशलिस्ट होंगे, लेकिन अगर आप थोड़े बुजुर्ग हो जाए तो आप दुनियादारी आ जाती है। दुनियादारी। तो अब ये मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे पिकेटी सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ इमेजिनेशन। बहुत बड़ी मैंने ये अपनी तरफ से दावा किया है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन चूँकि बस किताब पढ़ी है तो कर देंगे और बाकी भी पढ़ा है। वो ये कि पिकेटी जो है ही इज़ अ सोल वॉरियर। ये खुद ही एक मूवमेंट इन्होंने चलाई है, यानी कि कोई इस तरह से बड़ी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रही हो, कोई ऐसा अदारा नहीं है, इवन कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ही इज़, और आपने वैसे इनको शुरू में कहा, ही इज़ एक्चुअली बाय प्रोफेशन अ जर्नलिस्ट, इज़ अ PhD बट इज़ मोस्टली अ जर्नलिस्ट। और जो फ्रांस का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है ले मोंडे, हमारा जियो समझ लीजिए, बेसिकली वो उसके साथ। सो अब जब उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो एक डिबेट फिर इस तरफ गई कि सोल्यूशन क्या था। उनका सोल्यूशन है सोशलिज्म। फिर अब सोशलिज्म को उन्होंने थोड़ा ट्वीक किया है और उन्होंने उसका नाम रखा है पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म, सोशल जस्टिस। हाँ, जस्टिस के साथ दूसरा भी, मसलन वो बहुत ज़्यादा एड्रेस करते हैं प्राइवेट कैपिटल को। सो फॉर एग्जाम्पल उसका एक सोल्यूशन ये है कि जो बोर्ड्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उसके अंदर शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, सिर्फ 50% लेबर होनी चाहिए। तो इन अ वे जो कैपिटल का जो एक्चुअली सारा रिपोजिटरी है वो तो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में तो शेयर होल्डर मालिक होता है, बाकी लोग उसके मुलाजिम होते हैं। तो अगर मुलाजिमों का एक से आ जाए। दूसरा, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है वेल्थ पे। वो कहते हैं इनकम को आपने एड्रेस कर लिया लेकिन वेल्थ को आपने एड्रेस नहीं किया अभी तक। तो वेल्थ की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसके क्या तरीके होंगे, उसमें जो इनका तरीका है वो है इवन ही गोज़ बियॉन्ड द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल एंडाउमेंट दे दें, यानी जो बंदा 25 साल का होता है ना उसे कुछ 1-1 करोड़ रुपया देते जाए। बिल्कुल ठीक है। और वो जो है ना जब उसको वेल्थ मिल जाएगी उसकी चॉइसेस है। अब यहाँ पे कोई इतना रिगर नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियलिज्म। तो मेरी राय में जहाँ पे प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है वो तो काफ़ी रिगरस उसमें
डेटा भी है, मॉडलिंग भी है, और इंट्यूटिव सेंस भी है। लेकिन जहाँ पे सोल्यूशन है वो सोशलिज्म है, लेकिन वो वाला सोशलिज्म नहीं जो मार्क्स और लेनिन का है। ये जो वेल्थ वाली आपने बात की ना, वो पाकिस्तान से भी बड़ी रेलिवेंट, हम आगे चल के इस पे मजीद भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जैसे पाकिस्तान में ना बड़े बड़े लोग सुनते हैं, अच्छा इनकम टैक्स कितना दिया है, 5000, रहते हैं 10 एकड़ के घर में, फैक्ट्रियाँ भी हैं, सारा कुछ है, ये भी एसेट है, इनहेरिट भी इतनी है वेल्थ की हुई है, और टैक्स कितना है 2 लाख रुपया, जो कि सैलरीड पेशा भी उनसे ज़्यादा दे रहा होता है। तो उसका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये जो जिसको हम इनइक्वालिटीज़ कह रहे हैं वो एसेट्स के ऊपर कंट्रोल की वजह से बढ़ रही है, और उस एसेट्स के अंदर जो है जो कुछ लोग हैं जो जिनका कब्ज़ा होता है, वो ओवर द टाइम उससे जो वेल्थ जनरेट होती है वो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो लेबर क्लास होती है वो जितनी भी मेहनत कर ले उनकी ग्रोथ कम होती है। तो जो उसका फेमस वो जो है ना जो इक्वेशन है वो R इज़ ग्रेटर दैन G है। तो R को उसने कहा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल है, G जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। उसने जब पिछली सदी का वो सारा एनालिसिस किया ऐसे ही तो उसने कहा कि R जो है वो 5% है, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो अराउंड 1% है। इससे पहले तो 0% था। तो उसने कहा कि ये जो 5% के हिसाब से कैपिटल वाले सारे ग्रोथ करते जाते हैं, एवरेज ग्रोथ की वजह से 1% होती है, और उसने कहा कि इनइक्वालिटी जो है वो सीवियर हो गई है। लिहाजा जो काम वो कह रहा है, तो उसमें 2 चीज़ों से मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि वो जब स्टार्ट किया तो ही वाज अ सोलो वॉरियर, नो ही इज़ नो मोर अ सोलो वॉरियर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक पूरी रेवोल्यूशन ये आया है कि उसको कहते हैं कि इकोनॉमिक एजेंडा आफ्टर पिकेटी। हाँ है। देयर आर बुक्स ऑन दीज सॉर्ट ऑफ टाइटल्स एज वेल कि पिकेटी के बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है। लेकिन उसको किसी मतलब वो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये कहा हो कि इसने एजेंडा अपनाया हो, या इंटरनेशनली वो अभी इसका देखें ना, अभी 2014 में इसका, उससे पहले फ्रांस के वेल्थ टैक्स की हिस्ट्री है, वो लगाते रहे वापस लेते रहे, लेकिन फ्रांस का वेल्थ टैक्स फिर वापस हो गया। हाँ, तो अभी इस पिकेटी के बाद भी वापस हुआ है, बनता रहता है उसका। लेकिन ही इज व्हाट ही इज अभी बर्नी सैंडर और जो वारन का जो है एलिजाबेथ वारन वाला जो सारा एजेंडा है, इवन जो AOC वो भी वेल्थ टैक्स जो यंग लेडीज हैं, कांग्रेस वुमेन AOC वगैरह जो ये कहते हैं कि बिग टेक पे टैक्स लगाएं, वो भी तकरीबन यही एजेंडा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी का जो एजेंडा है उसमें अभी बिग टेक के अंदर देख लें, फिर उसका ख्याल है कि अभी ये जो एसेट्स के ऊपर जो, चाहे वो एसेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स जो है ना वो किसी के स्टॉक्स हैं, वो एसेट्स गाड़ियाँ हैं, तो दीज आर ऑल एसेट्स जिनके ऊपर हम जो टैक्स, अभी प्रॉपर्टी टैक्स है जो, तो ही इज सेइंग कि प्रॉपर्टी टैक्स इज़ नॉट द राइट फॉर्म, द राइट फॉर्म इज़ वेल्थ टैक्स। अच्छा, अब वेल्थ टैक्स की जब बारी आती है तो एक पूरी दुनिया है जो इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हाँ, देखिए कितना ज़्यादा शोर था कि ये दुबई में प्रॉपर्टी क्यों, हालांकि दुबई में प्रॉपर्टी का क्या मसला है इकोनॉमिक्स के हवाले से या लीगल लॉ के हवाले। प्रॉपर्टी है, आपका कैपिटल है, वो उसको जहाँ पे रिटर्न मिलेगा वो चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, या इसको दुबई की प्रॉपर्टी छोड़ें, जनरली फॉरेन प्रॉपर्टी का क्यों इशू है? बिकॉज आपके जो पॉलिटिकली भी सोशली भी लोगों के ज़हन में ये बात है कि ये जो वेल्थ है ये एक्यूमुलेट हो रही है इस इकोनॉमी में, और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो हो रही है, और वो फ्लाइट ऑफ, बाकी उसकी पॉलिटिक्स को तो छोड़ दे, वो उसके अगेंस्ट सारे लोग काम करना चाहते हैं। अच्छा, जो बाइंग है, जब अमेरिका में पढ़ते थे तो हर रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स और WSJ में आता था कि चाइनीज़ आर बाइंग US। हालांकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन उनका क्या, उनको क्यों इतनी ज़्यादा है इससे इनसिक्योरिटी? अच्छा, अभी जो डिबेट है यूक्रेन और रशिया में, जो रशियन ओलिगार्क्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म की जो फंडामेंटल कैनन थी वो तो प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप थी। अब आप रशिया की वेल्थ जो है वो यूरोप में नहीं सर्वाइव कर सकती, तो इन वन वे और अदर वेल्थ के अगेंस्ट मूवमेंट चली है। सो उसमें जो है ना, ये वेल्थ के हवाले से मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी इकोनॉमिक रिसर्च एजेंडा पूरा चेंज हुआ है इनइक्वालिटीज़ के अराउंड, टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट वेज। कि मसलन उसकी खुद जो अपनी रिसर्च है उसमें आई, उसने कहा कि जी जो टॉप 1% है उनका रिलेटिव शेयर जो है वो कम हुआ है,
लेकिन जो पुअर 50% है उनका शेयर वहीं पर है। ऐसे तो ही। जो वो कम हुआ है वो एक मिडिल क्लास क्रिएट हुई है जो पोस्ट वर्ल्ड वार क्रिएट हुई है। और उसमें भी 1980 के बाद ना वो सारी कर्व्स नीचे जाते नीचे जाते ऊपर जाना शुरू हो गई। ऊपर जाना, वो सारी कर्व्स ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाते हाँ। यकदम ऊपर हो गई, ऊपर हो गई 20-25 साल। सो ये एक तो उसका जो सारी इस किताब के अंदर जो उसके काफ़ी सारे कॉलम्स हैं वो इसके अराउंड है। वेल्थ टैक्स की हिस्ट्री क्या है, वेल्थ टैक्स कैसे लगा, क्यों होना चाहिए, वाई वेल्थ टैक्स इज़ बेटर अप्रोच दैन इनकम टैक्स। मसलन वो प्रॉपर्टी टैक्स का कहता है कि जी हम अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी है उसकी तो उसकी मॉर्टगेज लिया हुआ है तो आप उसकी नेट वेल्थ देखें तो वो तो कुछ भी नहीं है उसकी, लेकिन उसके बावजूद आप उसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बंदा ऑलरेडी इतने घर ओन करता है वो भी उतना ही प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, जबकि वेल्थ टैक्स नहीं आप उससे ले रहे। इसी तरह उसने ना 2-3 और जो काम इकनॉमिक्स में जो बड़े अरसे से पीछे चला गया हुआ था, क्लाइमेट चेंज, तो उसने सस्टेनेबल ग्रोथ के हवाले से भी बात की है, क्लाइमेट चेंज, थोड़े से ये फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स हैं, जेंडर के एस्पेक्ट्स जो हैं, जेंडर पे गैप, आई थिंक जेंडर पे जो उसकी इंसाइट है ना बहुत ही अहम है। मसलन उसने ये कहा कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो जेंडर पे गैप है वो 20% है, लेकिन अगर आप उसको लाइफ टाइम में देखें तो वो 20% नहीं है, वो 54% है। दैट्स ह्यूज। और उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि आप फॉर एग्जांपल मैनेजर लेवल पे देखते हैं, आप देखते हैं कि एक मैनेजर लेवल पे फीमेल मैनेजर को 20% कम मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ मेल का ज़्यादा है। ज़्यादा CEOs कौन बन रहे हैं, ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन जा रहे हैं, ज़्यादा सर्वाइव कौन कर रहे हैं। तो आखिर में जब आप मेल फीमेल का मीडियन निकालेंगे तो फीमेल को एट द एंड अपनी सारी करियर में 50% कम पे मिलेगी एक मेल से। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। दूसरी उसमें आई थिंक वो जो उसने हाईलाइट किया है वो तो होता हुआ नज़र नहीं दुनिया में आ रहा। जो उसका व्यू पॉइंट था, जब वेल्थ टैक्स या इस तरह की चीज़ें एक आधा कंट्री करता है, दो उसने बाद में कहा है कि नहीं एक आधा भी कर सकता है। जब कोई 1-2 कंट्री करता है तो वेल्थ फ्लाइट कर जाती है। जैसे अमेरिकन हैं वो कहते हैं कि अगर आप वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो वो फ्लाइट जो है वो कैपिटल कर जाएगा। तो अब वो कहता है कि ये कैसा ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर एक आइडियल यूटोपियन भी वो इजी से मैं कह रहा हूं कि ये फिर इमेजिनेशन फिर बात चली तो वो अमेरिकन वो बाद में कहता है। लेकिन असल बात है ना उसकी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है इसके अंदर जो है जो उसने हाईलाइट किया है वो उसने कहा है जो आज की मॉडर्न इनइक्वालिटीज़ हैं वो आ रही हैं एजुकेशन और हेल्थ के नतीजे में। जो एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ है ये मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं इनइक्वालिटीज़ के। ऐसे ही अगर आपने उसके अंदर इनइक्वालिटी लानी है तो वो स्टेट इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं आ सकती। और स्टेट इन्वेस्टमेंट इस वक्त कहीं भी इतनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के अंदर कि आप इन्वेस्ट कर सकें एजुकेशन और हेल्थ में। तो लिहाजा वी नीड टू फाइंड न्यू वेज टू गेट टैक्सेस, और वो न्यू वेज टू गेट टैक्सेस वेल्थ टैक्स के अलावा इस वक्त इस पे थोड़ा सा आप बताएं। जो उसका एजुकेशन और हेल्थ वाला जो सारे आइडियाज़ हैं आई थिंक दे आर वेरी रेलिवेंट टू पाकिस्तान एज वेल। आज अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो यही एजुकेशन और हेल्थ की इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई किसी को पानी पीने की एक्सेस नहीं है, जो गंदा पानी पी रहा है उसको बीमारियां कितनी हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, जो हॉस्पिटल्स की एक्सेस है, डॉक्टर्स की, मैटरनिटी जो विमेन होती हैं उसमें उनको क्या फेस कर। तो आई थिंक दीज आर सिक्लिकल थिंग्स जो इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स कर रही हैं। और अगर आज पाकिस्तान स्टेट की आप बात करें कि क्या वो एजुकेशन और हेल्थ में ये इक्वालिटी ला सकते हैं तो वी कांट डू एनीथिंग। आई थिंक हमने तो इस इशू को डिस्कस करना भी छोड़ दिया। लेकिन उसमें जो नुआंस पॉइंट है ना वो है नेशनलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट वर्सेस प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल, क्योंकि जब आप वो कहते हैं कि उसने लिखा है कि जब आप नेशनलाइज करते हैं तो आप अपने लिए फिर एक काम ढूंढ लेते हैं बहुत बड़ा, और उसके नतीजे में आपके पास इशू आ जाता है स्टेट कैपेसिटी और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना सोल्यूशन कहीं गया नहीं। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो मसलन कैसे करें। वैसे यूएस और यूरोप में उसके बड़े तरीके हैं, उन्होंने बहुत सारी ग्रांट्स बनाई हुई हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को बताती है। लेकिन वैसे मैंने अगले दिन पढ़ा है, पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट वाले बता सकते किस जगह पे, कि लाहौर में पिछले 10 साल से कोई नया, लाहौर अर्बन में कोई नया सरकारी स्कूल नहीं बना, और जो सरकारी कॉलेज भी 1-2 बने हैं वो सबर्ब्स में बने हैं। तो एक्चुअली अर्बन एरियाज़ में हमारी सारी एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइज हो चुकी है। हमारे सारी जो एक्सपेंशन हो रही है एजुकेशन की वो रूरल एरियाज़ में तो हो रही है। अब ये भी बड़ा सवाल है कि क्या प्राइवेटाइज एजुकेशन जो है
वो हमारे यहाँ इक्वालिटी को बढ़ा रही है या कम कर रही है, क्योंकि हमारा तो ये चैलेंज है। अमेरिका का काम तो डिफरेंट है। अमेरिका ने तो एजुकेशन का सिस्टम अपना बड़ा रिगरसली फिट कर लिया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लिंक है। ठीक है, तो आपके जो काउंटी है उसका प्रॉपर्टी टैक्स या रेंटल इनकम स्कूल डिस्ट्रिक्ट को चले जाती है। जिन काउंटीज़ में फेयरफैक्स, वर्जीनिया एक मिसाल है, जिनमें टैक्स ज़्यादा है उनके स्कूल अच्छे। और एक और स्टडी थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि जो आईवी लीग में ज़्यादातर एंट्रेंट्स हैं वो मखसूस काउंटी से ही आते हैं, क्योंकि उनको स्कूल पहले ही अच्छे हैं ना उनके। तो जो ब्लैक काउंटीज़ हैं या ब्लैक कम्युनिटीज़ हैं उनके स्कूल अच्छे नहीं है क्योंकि उनका टैक्स कम नहीं है। तो जाहिर है उसके लिए फिर वो कहते हैं अच्छा इनको सपोर्ट करें या ना करें। तो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो दो ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाली जो मूवमेंट्स, बहुत सारी दुनिया में मूवमेंट ना पिकटी के बाद, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि ये 60s वाला न्यू लेफ्ट वाला दौर आ रहा है शायद, और वो कोई इतना आया नहीं है वैसे, वो ज़्यादा वो लाल लाल लहराया नहीं है ज़्यादा, न्यू लेफ्ट ज़्यादा सोशल मीडिया पे। हाँ, तो वो जो है ना ये जो है पिकटी जो है कोई बहुत फंडामेंटल लाल लाल लहरा के सारा कुछ नीचे नहीं गिराना चाह रहा। हाँ। ये एक बात, इसका जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म की ही ट्वीकिंग है। तो हाँ। जिसको सोशलिज्म हम जानते हैं ये वो सोशलिज्म की बातें नहीं कर रहा। हाँ। तो पता नहीं ये इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग की वजह से बंदा इतना दूर नहीं जा पाता। तो वो जो है वो उसी ट्वीकिंग जो है वो वेल्थ टैक्स के ज़रिए जो आप कह रहे हैं वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, और एजुकेशन और हेल्थ जो है उसके लिए वो कहता है फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है। देखें, जो मार्क्स का था ना सरप्लस वैल्यू का मॉडल, उसमें ये थी कि आप वैल्यू ले के सारी लेबर को दे दें और साथ पावर भी दे दें। सो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ये कह रहा है कि आप वैल्यू जो है सरप्लस वैल्यू वो वेल्थ में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप वो सरप्लस वैल्यू लें और उसका एक सोशल नेट बनाएं और वो सोशल नेट फिर लोगों को दें। बिल्कुल ठीक है। तो इन अ वे ये उसको इट गोज़ अराउंड इट। और वो ये कह रहा है कि अगर आप इनकम टैक्स के चक्कर में रहेंगे तो इनकम टैक्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही मिनिमल ग्रोथ होती है। वो उसका मतलब हम अपनी भी जैसे देख रहे हैं कि 9% GDP, 10%, 11%, 12 कितना हो जाएगा मतलब। और अगर आप उसको इसने कि इस पिछले में बनाया था कि अगर आप ग्रोथ GDP भी देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इनकम टैक्स की ग्रोथ GDP की ग्रोथ की निस्बत स्टैग्नेंट हो जाती है। अगर आप एक तो R और G का मॉडल है, बिल्कुल एक टैक्स वर्सेस GDP और उसका मॉडल है। तो जाहिर है अगर आपकी GDP, वैसे तो GDPs भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी स्टैग्नेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि जो वेल्थ टैक्स के नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा चंक मिल जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक टैक्स है सुपर टैक्स, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैक्स है ना वो। हाँ, लेकिन वेल्थ टैक्स नहीं है। इट्स नॉट अ वेल्थ टैक्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना FDR वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, ये बातें सुन रहे हैं, इन्होंने कल जाके टैक्स लगा देना है। तो सारी बातें ना बताएं। लेकिन द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि आपको ना आपको चंक ऑफ वेल्थ नजर आ जाता है। अब उसके पीछे आइडिया बड़ा दिलचस्प है। आइडिया दिलचस्प ये है कि आपने 1 अरब का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाया। अब 1 अरब का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपने फर्क 1.5 अरब का प्रॉफिट कमाया, 50 करोड़ उस पर टैक्स लग गया, 1 अरब आपको आफ्टर टैक्स मिल गया। अब बुक्स में गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि आपके पास 1 अरब है, उसको ये भी नज़र आ रहा है कि अगर इस 1 अरब में थोड़ा सा स्कूप किया ना तो आपको लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। तो इन अ वे वो जो 1 अरब जिस पे अब सुपर टैक्स लग रहा है, मैं आप उसे कह रहे हैं इनकम टैक्स, मैं एक्चुअली कहता हूँ सेविंग पे टैक्स है। सेविंग पर भी, बिकॉज अल्टीमेटली वो ये वेल्थ टैक्स की भी जो मुखालफत करते हैं वो भी तो ये कहते हैं ना कि आप सेविंग डिस्करेज होएगी इससे, जो है ना सेविंग डिस्करेज। तो अच्छा, लास्ट इस पे बात करते हैं। फिर बहुत सारी ऑडियंस में लोग ऐसे भी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने लेफ्ट पढ़ा हुआ है और पिकटी को भी पढ़ा हुआ है, तो उनसे भी सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट बात जो आप कर रहे थे वो आइडिया उसका जो इंटरेस्टिंग है, वो कहता है बेसिक इनकम जो है ये सिर्फ ये मसले सारे वो बेसिक इनकम भी सॉल्व नहीं करेगी। बेसिक इनकम फेयर वेज की भी बात करता है वो, UBI नहीं सॉल्व करेगी, UBI सॉल्व नहीं करेगी। लेकिन वो कहता है कि एक इनहेरिटेंस जो है ना, वो आप इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाएं और फिर हर इंडिविजुअल को एक जैसी एक अमाउंट जो है वो एक सर्टेन एज पे, उस आइडिया को ज़रा थोड़ा सा असल में ऑडियंस को बता दें, फिर हम ये असल में क्वेश्चन लेते हैं। ये असल में मैरिज है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। ठीक है। सोशलिज्म ये कहता है कि आप किसी के पास दौलत छोड़े नहीं, सारी दौलत स्टेट ले ले और जिस जिसको ज़रूरत है उसको देना शुरू कर। कैपिटलिज्म कहता है किसी की दौलत को छेड़े नहीं, जो जैसे है वो चलते रहे, सारे मेहनत करो, खाओ पियो और मज़े करो, जो नहीं करता नहीं करो। ये कहता है कि अगर आपके पास एक्सेस कैपिटल है जो इधर से वेल्थ ली जाएगी, तो जो लोग
तरक्की करना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं, इकॉनमी को ड्राइव करना चाहते हैं, जिनकी इंडाउमेंट ज़्यादा है, वो क्रिएटिव भी ज़्यादा है, अच्छी स्कूलिंग भी है, वो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप भी उनमें ज़्यादा है। तो ये कहता है कि अगर आप $1 मिलियन या $1 लाख हर बंदे को 25 साल की एज पे दे देंगे तो आप बेसिकली उसकी चॉइस की बास्केट बढ़ा देंगे। तो और बेसिक नेसेसिटी से वो आजाद निकल जाएगा और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इनोवेटिव होगा। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट वो कहता है एक तो वो अपना घर खरीद लेगा तो वो किराए से बच जाएगा, या फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेगा, या फिर ये होगा कि वो हर लो लेवल की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बजाय अपने टैलेंट के मुताबिक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, क्योंकि उसके पास एक कुशन मौजूद है। तो वो ये कहता है कि ये कुशन आप सबको प्रोवाइड करें। यूटोपियन अगेन हमारे एक दोस्त हैं उसमें वो पता ही कर रहा है, जिसमें प्रो कैपिटलिज्म कैसे है, जब आपने उसको पैसे दे दी ना उसके बाद उसने अपने ओन पे होना है, कंपटीशन में रहेगा, वो ज़ाया कर दे पैसे ले। सो हमारे एक दोस्त हैं अली सलमान साहब, जी वो बिल्कुल, हाइकियन है, इस्लामिक हाइकियन है। उन्होंने एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे अभी एक किताब भी लिखी है। हाँ, वो कहते हैं कि वेल्थ टैक्स की जो है वो इस्लाम के शरी निज़ाम में गुंजाइश नहीं है। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल जो है इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। तो दो ये वेल्थ टैक्स के उनके आइडियाज़ जो हैं वो डॉक्टर सफदर सुहेल साहब एग्री नहीं करते, लेकिन ये किसी वक्त जो है ना इसके ऊपर भी आप नहीं मानते कि ये वाला एंगल डिस्कशन में लाया जाए, लेकिन मैं ले आता हूँ। आपका ख्याल है कि रिलीजियस एंगल जो है ऐसी डिस्कशंस में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम किसी दिन जो है ना ये जो आइडियाज़ हैं पिकटी वाले, हाँ, इनको ज़रा अली सलमान के साथ भी डिस्कस करें। नहीं वो मलेशियन मॉडल लेकर आए। हाँ, वो मलेशियन मॉडल है ना। हाँ। तो वो मलेशियन मॉडल लेकर आए और उसको बताएं कि मलेशियन मॉडल कैसे फ़र्क है सिंगापुरियन मॉडल से। हाँ। मेरा ख्याल ये है कि मलेशियन मॉडल और सिंगापुरियन मॉडल एक ही है। एक ही है। हाँ जी, उसके नाम फ़र्क है। वो ये कहते हैं, मैंने उनको सुना है, वो ये कहते हैं कि मलेशियन मॉडल डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, ये है, तो वो बता दें। तो इस तरह करते हैं, थोड़े से ऑडियंस से ज़रा कन्वर्सेशन ज़्यादा करते हैं। आज टॉपिक बड़ा ये है भी आम रीडर वाली किताब है। आइडियाज़ हमने ब्रॉडली बताए हैं, जो उनके वेल्थ टैक्स का आइडिया है, इनइक्वालिटीज़ पे जो वो कह रहे हैं, और उसमें एजुकेशन और हेल्थ, सोशल जस्टिस जो है उसको अगर प्रिवेल करना है तो स्टेट नीड्स टू इन्वेस्ट, और स्टेट्स किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन सहूलियात को इन्वेस्ट कर सके। तो उसके लिए उनका मेन आर्गुमेंट जो है इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी अगर आप वेल्थ के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट्स द मेन क्रक्स। बाकी आप लोग पढ़ेंगे, बड़े सिंपल अंदाज में उन्होंने किताब में कॉलम्स लिखे हुए हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक्स ऑडियंस जो है वो भी इसको पढ़ सकती है। सी ओवर टू ऑल ऑफ यू। So trying to understand the nature of economic challenges and trying to understand where global direction is heading, वो बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक इस किताब का सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो आपने जिससे इंट्रोड्यूस किया था नवीद के, इट्स मेंट फॉर नॉन इकोनॉमिस्ट, एंड आई थिंक ये एक सेशन में वी विल नॉट बी एबल टू डू इट जस्टिस। वी शुड प्रॉब्ली go back to it and then try to add in पाकिस्तान के एग्जांपल्स के उधर क्या बात हो रही है और इधर क्या बात हो रही है। आई थिंक वो प्राइस कंट्रोल्स पे आपने बात की थी, एज समबडी हु वर्क्स इन द कंपटीशन कमीशन, उसके ऊपर एक पूरा एक लेक्चर हो सकता है, बट वी वोंट गेट इनटू दैट। बट आई एम रियली हैप्पी कि दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, अ वेरी गुड चॉइस, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू इट जस्टिस ओवर द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। लेकिन वो पिकेटी की जो थीसिस है उस पे कोई आप राय दें कि उसकी यूटिलिटी और एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेल्थ टैक्स के अराउंड क्या है? Again, anything which causes or encourages debate, I think वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है तो आई थिंक इट्स हेल्थी। पोलराइजेशन भी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ आ जाए या सेंसेशनल चीज़ आ जाए और डिबेट हो जाए ना, उमर साहब, वी नीड डिबेट, we need discussion. We tend to get polarized, we tend to resort to character assassination, और जो इश्यूज़ है ना इकोनॉमिक्स में तो खैर चलो डिबेट टेक्निकल ज़्यादा हो जाती है, पोलराइजेशन इतनी नहीं है। but you see we try to obfuscate the matters by getting involved in a polarized debate and rather than discussing the issues. So I think it's a good start in equality पे universal basic income इंडिया पे बड़ा एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। सर मेरा सवाल ये है, ओवरऑल अगर इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में शुरू में हम कैपिटलिज्म की साइड पे थे, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सोशलिज़म इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, फिर हम
कैपिटलिज़म की तरफ आ गए। फिर इमरान खान साहब ने एक रियासत मदीना जो सोशलिस्ट साइड की तरफ जाता है मॉडल, वो इंट्रोड्यूस कराया। अकबर जैदी साहब ने अपनी इकनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने क्रॉनी कैपिटलिज़म अडॉप्ट किया। तो आपको वो हमारे पिकेटी है बिल्कुल तो सर मेरे डिसएग्रीमेंट्स हैं इस पर जिस तरह के हो सकते मेरे वेस्टेड लेकिन लैंड रिफॉर्म्स बिल्कुल। तो सर इसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री किसी एक साइड पे स्टिक क्यों नहीं कर सका? मतलब हम कभी कैपिटलिज़म की तरफ जा रहे होते हैं, कभी सोशलिज़म की तरफ। हम एक मॉडल को अडॉप्ट करके और उसी के ऊपर अपनी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे होते? तो ये सर इस पे एक तो आपने ये करना है कि मैंने ना अक्सर मैं एक लेक्चर करता होता हूँ, तो मैंने अभी वो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी रखा हुआ है। अगर आप एटम कैंप के यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ एक लेक्चर पड़ा हुआ है स्टेट मार्केट इंटरेक्शंस पे। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी उस पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं। इसको हम कहते हैं कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी इवॉल्व होती है या नॉलेज इवॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं वो इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड इवेंट्स के नतीजे में इवॉल्व होता है। कि कुछ आइडियाज़ होते हैं, इवेंट्स उसके अकॉर्डिंगली हो जाते हैं, इवेंट्स और हो जाते हैं, तो उसके होता है। सेकंड जो है ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रोसेस नहीं होता, दिस इज़ सोशियो पोलिटिकल प्रोसेस। जहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव्स मैटर करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स मैटर करते हैं, वहाँ पे सोशल प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। तो इधर आगे पीछे जाने में कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ किसी भी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें लेफ़्ट राइट होती रहती हैं, बट डज़ नॉट मीन कि हमारा बड़ी परफेक्ट पेस चल रही है। अगर आप उसमें देखेंगे तो आई हैव गिवन मैनी चांसेस कि दुनिया में आज कोई भी ऐसी इकॉनमी नहीं है जो मिक्स्ड इकॉनमी नहीं है। बट व्हाट वी कैन सी कि उस मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन डिफ़र करती है। कि अगर आप यूरोपियन इकॉनमीज़ देखते हैं तो वो सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमीज़ हैं, बट दे आर मार्केट इकॉनमीज़। ठीक है, कहीं पर लिबरल मार्केट इकॉनमीज़ हैं, कहीं पर कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकॉनमीज़ हैं, तो उनके अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारा भी वही मॉडल है, उसके अंदर पुल एंड पुश चलती रहती है। कभी कोई पावरफुल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ चीज़ें पुश कर देते हैं, रेजिस्टेंस आती है थोड़ी देर के लिए, लगता ये है कि चीज़ें रिवर्स होएंगी, लेकिन वो प्रिवेल करती है एलीट जो होती है। तो लिहाजा कोई भी एक सिस्टम रख के ये डिबेट और जो इन्होंने बात कर रहे थे वो डिबेट कभी हुई नहीं है असल में। तो मैं ये नहीं कहता कि पॉलिसी ठीक है, हमने कभी ये डिबेट की ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं या हमें किधर जाना है। तो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि वी डोंट नो, और नो वन नोज़ कि हमें किधर जाना चाहिए, तो उसके अराउंड हम डिबेट ही नहीं करते। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिबेट दैन कि आज हम एक डायरेक्शन फ़िक्स कर दें और कहें हमने इसी तरफ जाना है। सो दैट्स वो आपने लेक्चर देखना है, फिर मुझे बताना है ज़रा आपने। पिकेटी के आइडियाज़ को तो मैंने अभी आज पहली बार ही सुना है। तो ये जो टेक्स्ट फिर हम कामयाब हो गए हैं इस किताब को इंट्रोड्यूस करवाने में। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन का जैसे सिस्टम है, तो मुझे इनकी बात से याद आया पाकिस्तान, मतलब हमारा जो टैक्स सर्कल है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। मतलब जैसे हमारा एक सूबा कहता है कि ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन हम ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कराची 80% या 90%, मेरे फैक्ट एंड फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ में सुनते हैं। तो हम इसको आज तक डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर सके? मतलब हम चारों सूबों से या डिफरेंट हम बाकी रिसोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करें, ताकि कोई सूबा या हमारी कोई एक एथनिसिटी ऐसा ना कहे कि हमारा एरिया से या हमारे रिसोर्सेज से टैक्स एक्सप्लॉइट करके आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे सर ने बोला था कि अमेरिका के अंदर हर स्टेट अपना टैक्स जनरेट करने की खुद कोशिश करती है और वो वहाँ पर ही इन्वेस्ट हो रहा होता है। काउंटी छोटा गाँव जो होता है वो भी अपना टैक्स। सो क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? सो देखें, ये तो हम चूँकि टैक्स पे तो नहीं बात कर रहे, वो टैक्स इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट। हम तो उस हद तक थे कि वेल्थ टैक्स की क्या है, ये एक अलहदा इशू है। जो कराची वाला नैरेटिव है 80% वाला, दैट इज़ आल्सो डिबेटेबल कि वो टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होता है, किधर जाता है, किधर स्पेंड होता है, सेल्स टैक्स कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, वो कहाँ से। पाकिस्तान का चूँकि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्ट्स पे आ रहा होता है, तो वो उसको हम कराची का टैक्स कह देते हैं। अब वो सिर्फ कराची का तो नहीं है ना, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। बाकी जो जहाँ तक जो यूएस वाला मॉडल है उसके भी बहुत ज़्यादा कॉन्स हैं, उसकी भी इनइक्वालिटीज़ जो वो उस मॉडल की वजह से फैली हुई हैं। जो उमर साहब बता रहे हैं ना कि जहाँ अमीर लोग रहते हैं वहाँ स्कूल अच्छे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है, स्कूल अच्छे हो गए। जहाँ नहीं अमीर रहते वहाँ पर नहीं हुए। तो ये जो है वो वहाँ पे जो है वो वहाँ भी इनइक्वालिटीज़ की बहुत बड़ी रीज़न ये डिवॉल्व्ड टैक्सेस हैं अमेरिका के अंदर।
तो इसके ऊपर वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं अमेरिका के अंदर भी। और ये जो है वो एक इकोनॉमिस्ट था चार्ल्स टिबेट, उसका नाम था, टिबेट्स हाइपोथेसिस है, उसके अराउंड ये कंपटीशन, तो उसकी अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ चुकी हुई है अमेरिका के अंदर भी। जो अभी लेटेस्ट इनइक्वालिटी की सबसे बड़ी जड़ जो है वो लोकलाइज टैक्सेस हैं अमेरिका के अंदर, और उसकी रीज़न वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं वहाँ पे जहाँ अमीर लोग रह रहे होते हैं, जहाँ लेस अमीर रह रहे होते हैं वहाँ टैक्स कम इकट्ठा होता है। तो इट्स अ सिक्लिकल थिंग। सो सक्सेस इज़ लीडिंग टू मोर सक्सेस, और जो फेलियर है इज़ लीडिंग टू अ हायर फेलियर। जैसे हमारा तो हम तो मिनिमम वेज नहीं अभी तक इन्फोर्स कर सकते। हाँ बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने मसलन कहा है कि 25,000 मिनिमम वेज। आज भी आप देखें तो 70 to 80% जो हैं वो लोग जो हैं वो मिनिमम वेज पे नहीं है हमारा लेबर। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि लेबर की कोई पॉलिटिक्स ही नहीं हो रही है। हाँ यानी आप जो जब अच्छा ये जो एक है ना आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसने मेरा ख्याल में जो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है ना इसको क्राउड आउट कर दिया। यानी अब फॉर एग्जांपल एक ज़माने में पॉलिटिक्स ये होती थी कि आपने फॉर एग्जांपल तनख्वाहें लेबर ने कहा कि तनख्वाहें बढ़ानी है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, ये सारी होती थी फैसलाबाद में, मुल्तान में, बड़े बड़े। अब वो तो ख़त्म हो गया, दौर ही ख़त्म हो गया। इवन यूके में लेबर यूनियंस का रोल होता था प्राइम मिनिस्टर बनवाना। फ्रांस में थोड़ा बहुत शायद कंपैरेटिवली बेहतर हो लेबर, अभी वैसे यूनियंस ने हड़ताल फिर की हुई है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो यूनियंस को एक बाकायदा डिस्करेज भी किया गया, उनको क्रश भी किया गया। मैं वैसे छोटी सी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ चाहे ये जो फीमेल डोमेस्टिक हेल्प है ये इतना बड़ा एरिया है। मतलब फॉर एग्जांपल डिफेंस लाहौर में जब हमने सर्वे कराया 45,000 फीमेल एम्प्लॉइज हु वर पेड बिटवीन 5,000 to 8,000। बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने घरों में 5-5 हज़ार रुपये लेके तो रखे। अब अगर आप बाकी बातें छोड़ें, सिर्फ ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए कि एवरीवन दे शुड स्टार्ट गेटिंग ए 25,000 रुपीज़ और बी, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ वो इसमें भी ये कहता है फेयर वेज इज नॉट जस्ट मनी, इट इज द फैसिलिटीज व्हिच गो विद द मनी। बिल्कुल डोमेस्टिक हेल्प है वो 24 घंटे उसने काम किया, अगर उसके साथ ये एग्रीमेंट हो कि भाई 8 घंटे काम कर रहा है तो वो एक फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट भी बने। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ओवरऑल और हमें हमारे यहाँ ये जो बहुत बड़ा जो हमारा ये जो इनएफिशिएंट और नॉन प्रोडक्टिव खैर से एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा फायदा ये लो वेजेस चीप लेबर है। चीप लेबर है। ये ना एक पेपर है उसका, डैनी रॉड्रिक का, हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट है, उसका एक पेपर है अर्ली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पाकिस्तान में भी नवेद हामिद साहब ने इस पे पेपर लिखा था, लेकिन डैनी रॉड्रिक का आर्ग्यूमेंट जो है वो बड़ा एक और तरह से भी उसने प्रेजेंट किया है, और उसने कहा है कि ये जो हम डेवलपमेंट जिसको जानते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसमें जो है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री से सर्विसेज आई, जो अभी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जब वो इंडस्ट्रियल स्टेज पे पहुँचे तो एक बड़ी लेबर फोर्स थी जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थी, और उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड लेबर यूनियंस ने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, ना सिर्फ अपने सोशल राइट्स के लिए। तो उसका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं है, एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज में चले गए हैं, तो वहाँ ये लेबर यूनियन जो हैं उनका कोई रोल नहीं है। लिहाजा ये चैलेंज ये आएगा कि जो सोशल जस्टिस है, सोशल राइट्स की मूवमेंट्स हैं, वो इन कंट्रीज़ में उस तरह से नहीं उठ पाएंगी। अब उसमें इसने भी डिस्कस किया है, उसमें पोस्ट कलोनियल स्टेट का भी रोल है कि जो इन स्टेट्स के अंदर ऐसी यूनियनाइजेशन नहीं हो पाई और वो स्टेट का जो अथॉरिटेटिव रोल रहा है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो कलेक्टिव बारगेनिंग है राइट्स के लिए, वेजेस के लिए, वो चूँकि सारा कुछ हो नहीं पाया और उसकी वजह से ऑब्वियसली ये कमियां भी रह गई हैं। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव। वो कहता है कि टेक्सटाइल की जो ग्रोथ है उसके पीछे लेबर प्रोडक्टिविटी और लेबर पार्टिसिपेशन का ज़्यादा है। एक फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी। अब हमारे जो लेबर इकोनॉमिस्ट हमारे टीचर थे वो बड़ी बात करते हैं, कहते थे कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना ये चीप लेबर पे खुश है, लेकिन वही चीप लेबर नॉन प्रोडक्टिव। अगर ये उस लेबर को पे करना शुरू कर दें कंपैटिटिवली तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी उनकी शायद बढ़े और इनको लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। बिल्कुल सही। लेकिन इनको आदत पड़ी है सब्सिडीज़ की और टैक्सेशन की और चीप लेबर की, तो ये उस तरफ जाते हैं। तो अभी जो बांग्लादेश है उसने पार्टिसिपेशन भी बढ़ाई और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई। उसका बहुत अच्छी बुक है ये।
क्योंकि लाइक इकोनॉमिक थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, तो आई थिंक ये अच्छी डिबेट है जो साइड में गई है सर। बाकी ये कि अगर हम एक पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें कि ख़ास तौर पे फिर आगे जो डेवलपमेंट ऑफ दी अंडर डेवलपमेंट है और ये सारी थीसेस आगे पीछे, और फिर पाकिस्तान की आप डेवलपमेंट देखते हैं ओवर इट्स कोर्स, जैसे कि भाई ने ये बात भी कही है कि पाकिस्तान इज़ जस्ट गोइंग बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म और ये और वो। तो एक पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से आप ये बात भी तो समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी नेचुरल टू बी समवेयर बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ आर्टिफिशियल या जो सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन की वजह से, इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। लेकिन मसला फिर आ जाता है इनकन्सिस्टेंसी का, कि पाकिस्तान इज़ नेवर बीन एबल टू फाइंड इट्स स्पॉट बिटवीन दीज टू प्लेसेस, और आई फील कि हर कुछ अर्से बाद एज द पोलिटिकल गवर्नमेंट चेंजेस तो दे ब्रिंग इन न्यू इकोनॉमिस्ट, दे ब्रिंग इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और फिर ये कि शायद अगर हम कंसिस्टेंटली एक वही वाले हैं बड़े अरसे से, नए तो कोई भी नहीं लाता हूँ। हाँ, इसको रिव्यू कीजिए। ये सारे वही हैं जो वापस में आते रहते हैं, नया कोई भी नहीं आता पाकिस्तान में। 1992 के बाद it's the same recipe। इवन पीपल्स पार्टी ने 93 में आके बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन को रिवर्स करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन हमारा 2002 के बाद तो वैसे ही रहा। तो ये आर्गूमेंट भी फिलहाल हमारे फैक्ट्स सपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई लंबी चौड़ी चेंज आई है या जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। लेकिन आजकल भी डिबेट हो रही है, आतिफ मियां साहब इज वेइंग इन, नासिर ख्वाजा साहब इज वेइंग इन, पीपल आर वेइंग इन अबाउट द प्रॉब्लम। और वो जो बैंकर हैं, क्या नाम है उनका, करीम साहब, नहीं बॉल्ड से, तो वो पीपल आर वेइंग इन के इशू क्या है। तो आप सारे लोगों के लिए एक ही वर्ड है, वो है स्ट्रक्चरल। ये लफ्ज़ क्यों ही, ये स्ट्रक्चरल, और किसी को कोई पता नहीं स्ट्रक्चरल क्या है, हर एक का स्ट्रक्चरल का मीनिंग डिफरेंट है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं वो जिसको करने के बाद समझते हैं कि हमने आंसर दे दिया है, उसमें एक टर्म स्ट्रक्चरल है। हाँ, और एक टर्म है सिर्फ एक वो काशिक बासु है, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है, तो वो बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं, पढ़ा करें। वैसे भी उनको आई थिंक ही इज़ द अमर्त्य सेन का स्टूडेंट है और उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। तो वो कहता है इकोनॉमिक्स जो है इट्स द ओनली प्रोफेशन जो लिखते हैं रियल वर्ल्ड, कि उनको वर्ल्ड के साथ रियल भी लगाना पड़ता है। तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए वर्ल्ड कह देने से वो काफ़ी होता है, बट दे ऑलवेज यूज़ द वर्ल्ड रियल वर्ल्ड। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चरल है, ये एक दिन काशिक बासु ने भी लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट फेवरेट ये है कि कह दें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं, और स्ट्रक्चरल क्या हैं बस उसके बाद दैट्स इनफ। तो इसलिए जो है ना कोई चेंज कोई नहीं है। तो लोग अभी के हालात में भी अक्सर मुझसे पूछते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है मुल्क में, तो मैंने कहा ये बड़े अरसों से यही हो रहा है, देयर इज़ एनीथिंग न्यू। मैग्नीट्यूड बढ़ गया है वो, इट्स जस्ट लाइक, उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक ए बैलून में आप हवा भर रहे हैं और भर हम बड़े अरसे से रहे हैं, वो डेट का बैलून है, तो दैट्स वो बढ़ते बढ़ते अब वो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। हाँ, लेकिन वो उसका ये था, ये कहता है पब्लिक डेट को मसला कोई लंबा नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट दो कॉन्टेक्स्ट की सूरत में था। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो सिचुएशन आई हुई थी, यूरोजोन का क्राइसिस था, फिर अभी ये कोविड वाला आ गया, तो उसमें वो कह रहा था उन कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में अगर वो डेट उठा के भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में लगाते हैं एनहेंस करने में, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। हमारा जो मसला है, हमारा मसला इज़ अ वेरी सीवियर मसला, इज़ द डेट रीपेमेंट। एक तो स्ट्रक्चरल का डे इट वाज इंटरेस्टिंग कि यूएस में भी वो कह रहे हैं जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वो वन इज़ अम्यूज्ड आफ्टर रीडिंग दैट कि ओके फाइन दैट इज़। दूसरा, अब आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं कह रहे? मैं भी हूँ। नहीं, आप नए वाला क्यों नहीं कहते, डिफरेंट वाला क्यों नहीं कहते? देखिए, आई मीन दैट इज़ अ रिटोरिकल कमेंट कि जी 95 कह लें, 92 कह लें, 85 से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी तो वही है। और दिस इज सैडनिंग टू सी ऑन टीवी पीपल, जर्नलिस्ट टॉकिंग अबाउट अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। एंड कल ही वो कह रहे थे फ़र्रुख कि जी अलहदा करें सियासत को इकोनॉमिक्स से। तो क्या बंदा हंस ही सकता है, या व्हाटएवर वन फील सैड कि जी क्या है, तो है तो वही वाली बात। तो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए। वो हमारे तो खैर ये सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स भी इतने ज़्यादा नहीं बने हुए, कुछ डोनर्स ने बनवाए हैं। हमें एक्यूमुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर का सही मानों में अंदाज़ा नहीं है।
बट दीज आर द पीपल एंड बुक्स लाइक दिस जो कि चलें इन मौज़ूआत को दोबारा छेड़ते हैं. और फॉर मी आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ पिकेटी इज़ इन ड्राइंग द अटेंशन टूवर्ड्स द एक्यूमुलेशन. कि जी एक्यूमुलेशन की तरफ देखें. एक तो ना कि आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि जो कि उसका बुनियादी नुक्ता है कि आपकी जो अर्नड इनकम्स का रेट ऑफ ग्रोथ है वो इन एक्यूमुलेशंस के मुकाबले में बहुत कम है. नाउ देयर इज़ द रियल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन विच वी शुड और कैन टेक अ पोजीशन कि जी हमारा इसके बारे में व्यू क्या है. हम व्हाई आर वी नॉट डिस्गस्टेड अगेंस्ट अनअर्नड इनकम्स. दैट्स अ मेजर क्वेश्चन. अच्छा, उसमें पिकेटी तो आपको पता है ना, उसके पेरेंट्स ट्रॉट्स्किस्ट थे फ्रांस में. वो सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर भी रहा. I incidentally, when I was studying there, I used to interact very closely with the Trotsky. I have a very personal liking for them also. अच्छा. वहाँ की पॉलिटिक्स में वर्कर स्ट्रगल के नाम से वो मैगज़ीन भी निकालते हैं वो. एंड आई केप्ट ऑन interacting with a lot of Trotskyists without knowing their real names also. उनका वहाँ का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है. बट इन वन ऑफ दोज इलेक्शन इन द 90s आगलत जो उनकी वर्कर स्ट्रगल की थी चीफ थी, शी पोल्ड 11% वोट. दैट वाज द हाईएस्ट वोट एवर पोल्ड बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट. नाउ ट्रॉट्स्कीज, अच्छा ये एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट है, वो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है. उनकी स्टेट भी कहीं ज़्यादा एक्टिव है. अभी आप देख लीजिए लेटेस्ट जो है, उन्होंने जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी मोनोपली है वो रीनेशनलाइज की है. 10 अरब यूरो दे के उन्होंने जो बाकी शेयर थे 15 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए. दे सेड नो, दिस कैन नॉट वर्क. सो वी और ये रीनेशनलाइज कौन कर रहा है? ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये मैक्रोन वाले लोग जो हैं ये कर रहे हैं. तो हर कंट्री का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट है. वहाँ टैक्स बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन कह लें आप, सोशल सिक्योरिटी यूरोप में इज़ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड. यंग लोगों को क्रिएटिव स्पेस मिलती है वहाँ पे. इफ़ यू वांट टू डू कल्चर तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको फंडिंग देगी. तो वो उसका जो मेन जो एक्यूमुलेशन के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन के आइडियाज़ हैं वो हुआ ये है कि वेस्ट में इनहेरिटेंस टैक्स वीक हो गया विद पैसेज ऑफ टाइम. अमेरिका में ज़्यादा वीक हो गया है. तो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल यूरोप में देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और रिजेंटमेंट अगेंस्ट इनहेरिटेंस. और उसकी एक आइडियोलॉजिकल एक आपने कही है, पीछे वो मार्क्स तक भी बात चली जाएगी. What I was wondering when I was listening to the nice comments by you and the other colleagues also, कि ये तो हमारे यहाँ 100 साल 150 साल से फॉरेन थॉट जो है वो हमारे थॉट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता रहा है. कोई ज़माना था कि जो इंटरनेशनल, आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस जो है वो ताशकंद में इस्टेब्लिश हुई, एम एन रॉय, और उन्होंने जाके मैक्सिको में भी कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया. बट बहुत अच्छी हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चली. देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम्स इन इट बाय द वे. आई मीन दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री शुड आल्सो बी नोन. हाँ, 6 ऑल्सो. और पंजाब में भी था, यूनाइटेड पंजाब में. बट देन फ्रेगमेंटेशन. अच्छा, ये फ्रेगमेंटेशन आई एम नॉट कंप्लेनिंग. फ्रेगमेंटेशन किसी इंटरनेशनल आइडिया के नतीजे में पैदा हुई सोशल मूवमेंट में वहाँ आती है जहाँ वो ग्राउंड रियलिटी के साथ अपने आप को प्रॉपरली इंटेलेक्चुअली इंगेज नहीं कर पाती है. अच्छा, आज भी हमारा ये मसला है कि जब से सोशल मीडिया आया है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वेस्ट थोड़ा सेल्फ क्रिटिसिज्म में गया है, तो वहाँ भी स्पेस निकली है. तो वहाँ से अब हमारे यहाँ ये मारिया माजुकाटो है, चॉम्स्की भी, आज भी पाइड वाले कह रहे थे कि हम चॉम्स्की से बात करेंगे, पिकेटी भी सारा. अच्छा, दिस इज़ गुड. बट द क्वेश्चन इज़ कि जी लेट्स से पिछले 5 साल में ये इन लोगों ने क्या हमारे यहाँ किसी एक इशू को फिर क्लियरली आगे ला के खड़ा किया है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए? अब पिकेटी का ही देख लें तो क्या आर वी हैविंग सम काइंड ऑफ, डॉक्टर आरिफ आज़ाद साहब बैठे हैं, यहाँ का लेफ़्ट भी तो बहुत फ्रेगमेंटेड है. तो क्या लेफ़्ट ने ही पिक किया है ये जो
अरे ऑफ इंटरनेशनल थिंकर्स है इन द लेफ्ट, जिसमें कि आपके सेंडर्स भी हैं, सारे हैं, तो हमें क्या इनसाइट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मेरा ख्याल है दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। और वो दीज पीपल आर द स्टार्टिंग पॉइंट। वी नीड टू हैव आवर ओन रिसर्च एजेंडा, आवर ओन वर्क, आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन कि हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन की नौयत क्या है। और उसमें मुझे लगता ये है कि जिस तरह की इनइक्वालिटी कुछ मुल्कों में है कि बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है और जो थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ ऐसा एक्चुअली है नहीं। हमारे यहाँ आई एक्चुअली पर्सनली लाइक दिस अप्रोच बाय थारोट ही टॉक्स ऑफ इंडियन जो है हु हैज़ गिवन दिस आइडिया ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी कि जी इंडिया में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है कि देयर इज़ नॉट ओनली हैव्स एंड हैव नॉट्स। वो आइडिया नहीं चलता है। आपका हर ऊपर वाला जो सेक्शन है नीचे वाले को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नीचे वाला उस अपने से नीचे वाले, इवेंचुअली वो एक पेट्रनेज का और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसेस का और अलाइंसेस का एक बन जाता है, जिसकी वजह से हम वो वाली क्लासिकल मार्क्सिस्ट फीलिंग नहीं पैदा कर रहे लोगों में जिसमें कि डिस्कस्ट हो अगेंस्ट एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन के हवाले से हमारी कन्फ्यूजन भी है। हम प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में इस्लाम को भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने अली सलमान का नाम लिया कि जी आप एक सेंक्टिटी का उसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत इस बात की है फाइनली कि हम इन डिबेट्स को और बढ़ा के हमारे यहाँ जो एक्यूमुलेशन है, हमारा डोनर, हमारे इकोनॉमिस्ट तो ग्रोथ विद एक्विटी की बात करते हैं। अच्छा, एक्विटी उसमें वो आ जाती है, मिनिमम पे के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अब उसमें क्लाइमेट भी आ गई है। मेरा अपना व्यू ये है कि हमारे एक्यूमुलेशन का मसला इतना ख़राब हो गया है, ख़ास तौर पे उसकी पॉलिटिकल इकॉनमी की वजह से, कि अगर आपके पास पैसा है यू कैन बाय इन्फ्लुएंस एंड देन इन्फ्लुएंस कैन हेल्प यू सेव योर मनी इन दिस वे दैट यू मोनोपलाइज ऑल द प्रॉफिट्स एंड सोशलाइज ऑल द लॉसेस। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट नहीं होगी ग्रोथ विद एक्विटी से। यू हैव टू फोकस ऑन एक्विटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड डू समथिंग ऑफ दिस एक्यूमुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ एलीट्स ने एक क्लेवर काम ये किया है कि एक्यूमुलेशन को उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया है अब्रॉड एंड इन पाकिस्तान एंड देन इन कंट्री साइड, इन सिटीज़। तो अब उसको पिन पॉइंट करना भी आसान है और हमारे FBR के दोस्त बैठे हैं। हमने वो प्रोसेस ही नहीं किया है जिसमें कि ग्रोथ में एडिशन या गेन है उसको हम डॉक्यूमेंट करके कोई प्रॉपरली पिन कर सकें। अब फ़र्ज़ किया इफ़ आई एम वेरी रिच ड्यू टू माई 10 प्रॉपर्टीज़, तो उसमें असल गेन तो ओवरऑल रियल स्टेट की मार्केट की वजह से आया है। तो वो मैंने कोई एक्सप्लॉइट तो किसी को नहीं किया शायद। शुरू में मेरे पैसे ठीक ही होंगे। तो हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम इज़ वेरी ट्रिकी और इसीलिए शायद हमें ये मुश्किल भी पेश आ रहा है। बट आई वुड से कि जी जहाँ पे आप बुनियादी काम ना करें, डॉक्यूमेंटेशन ना करें, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो बदनुमा होता जा रहा है, फिर देसी कामों की तरफ अब चले जाते हैं कि जी ठीक है, ये आप एक जैसे ये इसने कहा पिकटी ने कि 6.6 मिलियन सुपर वाले हर बंदे को इतना टैक्स लगा दो। तो हमारे यहाँ भी क्या फिर इसी तरह का करेंगे? एंड देन द होल डिबेट के जी वो पैसे अब टैक्स लगा भी देते हैं, करेंगे क्या? उसको इस तरह के PSTP में डालेंगे, फिर तो ना लगाएं तो बेहतर है ना। उस पर भी हमारी क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल प्रोटेक्शन डू वी नीड, बट दैट वुड डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअलाइजेशन विद मिनिमम कंसेंसस ऑफ अ मुहज़्ज़ब मुआशरा। वो है क्या? मुहज़्ज़ब मुआशरे किन बुनियादों पे खड़े होते हैं एज अ गोल, एज एन ऑब्जेक्टिव, और उसमें वर्स्ट डिस्टॉर्शन क्या है, उनको एड्रेस करने के लिए आप जैसे इकॉनमिस्ट सामने आके एक मूवमेंट पैदा करें, एक एहसास पैदा करें, तो इंशाल्लाह चीज़ आगे बेहतरी की तरफ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो उसको बिल्ड करने में जिस तरह आपने बात की है वो जो है वो वही चीज़ है कि कैसे लोग उसको लोकल रियलिटीज़ में जो है वो उसको रिलेट करते हैं। तो मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उमर साहब भी इकोनॉमिस्ट हैं। ही ऑल्सो स्टडीड इकनॉमिक्स जो है ना, तो वो अब अपनी इकनॉमिक्स का बताते नहीं हैं। तो इन्होंने भी कायदे आज़म हाँ, तो इसलिए 2 इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच।